हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी आपका बैंक एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल नॉलेज सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी। लेकिन जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ईजी रहता है वहाँ अपलोड करना। और बिना टाइम वेस्ट किए हम ये टॉपिक का डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे रेवोल्यूशंस का सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, राइट, ब्लू रेवोल्यूशन, अलग अलग रेवोल्यूशंस आप मुझे बताएंगे वो क्या है। लेकिन आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ग्रीन, आपके प्लांट्स, पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर जितना भी है ये ग्रीन कलर का है, तो इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। और जितना भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी यील्ड की बात कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं कैसे? मॉडर्न टूल्स को यूज़ करके हमने किया, टेक्निक्स, नई मॉडर्न टेक्निक्स हम लेके आए। यानी जिस तरह से फार्मर्स पहले उगाते थे चीज़ें, जो भी वेराइटीज़ वीट की, राइस की यूज़ करते थे, उन्हीं वेराइटीज़ को हमने मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक से प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो ये चीज़ कौन लेके आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। इट इज़ द पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री वॉज कन्वर्टेड into an industrial system due to adoption of modern methods and techniques। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा किस पे काम करने लग गया? एग्रीकल्चर पे। क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड को लेकर किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। लेकिन हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, खाना जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो यानी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फूड सिक्योरिटी में, कि लोगों को अगर खाना ही नहीं मिल पाएगा तो क्या फ़ायदा। और लोग डिपेंडेंट भी किस पे हैं? एग्रीकल्चर पे। तो हमने क्या करना चाहा कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। लेकिन इनिशियली हमारी टेक्निक क्या रही? हमने सोचा अगर हमको ज़्यादा यील्ड चाहिए तो जो फार्म लैंड्स हैं हम उनको इंक्रीज़ करें। पहले ये टेक्निक रही। लेकिन जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन उस टाइम पे इंक्रीज़ हो रहा था, फार्म लैंड्स को इंक्रीज़ करने से कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैं बताऊंगी क्या स्टोरी रही कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से आई। तो अल्टीमेटली जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो हमने देखा हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। और ये सब हमने मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ किया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 बेसिक एलिमेंट थे। किस तरीके से हुई? कि हमने इस तरह के सीड्स यूज़ किए जिनके जेनेटिक्स इम्प्रूव्ड थे, यानी जेनेटिक लेवल पर वो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ थी, जिनको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इनमें क्या डिफरेंस होगा कि साइज़ में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइज़ में ये ड्वार्फ होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो पेड़ पौधे खाने पीने के होते हैं, वीट के, राइस के, हवा चलने से वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो ड्वार्फ जो होगा उस पर हाई विंड्स का कम असर पड़ेगा, और भी बहुत सारे रीजंस। तो ये इम्प्रूव्ड वेराइटी थी, उसकी ड्वार्फनेस। उसके बाद ये ज़्यादा रेजिस्टेंस थी डिजीज़ को, ये वरना बहुत सारे हमारे जो क्रॉप्स थे उनको कोई बीमारी लग जाती थी तो वो बर्बाद हो जाते थे। लेकिन जो आपकी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं ये रेजिस्टेंट थी बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ। उसके बाद जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इन वेराइटीज़ में, जिनको शॉर्ट में हम HYV वेराइटीज़ बोलते हैं, इनमें ज़्यादा कैपेसिटी थी इन चीज़ों को, फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करने की, ग्रो करने की। तो अल्टीमेटली जो यील्ड थी वो ज़्यादा थी। उसके बाद हमने इसमें क्या किया? डबल क्रॉपिंग इन द एग्जिस्टिंग फार्मलैंड में डबल क्रॉपिंग करना शुरू किया। और लेकिन जो एक हमारी पुरानी टेक्निक थी कि हम फार्मिंग एरियाज़ को इंक्रीज़ कर रहे थे, वो भी हम साथ साथ करते रहे और वहाँ पे हाई यील्डिंग सीड्स को यूज़ करते रहे। ओके, अब यहाँ पे बहुत बार नाम पूछा जाता है। पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो किसने यूज़ की थी? विलियम गाउड। ओके, लेकिन फादर ऑफ पूरी दुनिया में ग्लोबल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉ। याद रखिएगा ये दोनों नाम। लेकिन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन
जो इंडिया में ये लेके आए। देखिए, ये आईसीआर के डायरेक्टर थे एमएस स्वामीनाथन उस वक्त, जब उन्होंने देखा कि इंडिया में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, फूड सिक्योरिटी इशू आ रहा है, हमारे क्रॉप्स इतनी यील्ड नहीं दे रहे, तो उन्होंने किसको लेके आए? तब उस टाइम नॉर्मन बोरलॉ ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम कर रहे थे मैक्सिको में। तो 1963 के आसपास इनको इंडिया लाया गया कि आप यहाँ पे आके चेक कीजिए क्या ये ड्वार्फ वेराइटीज़ जो हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करेंगी। तो इन दोनों ने इस पे वर्क करके देखा कि हाँ, ये जो वेराइटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया की जो कंडीशंस हैं, एग्रीकल्चरल कंडीशंस आप देखेंगे मैक्सिको से काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ पे भी काम करेंगी। और उसके बाद हमने ये वाले सीड्स जो हैं वो प्लांट करना शुरू किए, और उसके बाद इंडिया ने एकदम से ग्रीन रेवोल्यूशन देखा। हमारा फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ, जहाँ पे हम इतने सारे अनाज जो है इंपोर्ट करते थे, और इंडिया एकदम से एक्सपोर्टर बन गया। स्पेशली जो हमारी स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे बहुत अच्छा यील्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा। तो आप कह सकते हैं ये जो पीरियड है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये 1967 से 1978 के बीच में रहा। ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई कि एमएस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉ से, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, राइट। तो स्वामीनाथन ने उनसे कांटेक्ट किया और इंडिया में किस तरह से फिर इन लोगों ने काम किया हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को लेके, और ग्रीन रेवोल्यूशन आई। तो ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई कि जैसे 1960s में अगर हम चले जाएं, उस टाइम पे जो एवरेज नेशनल यील्ड था वीट का, वो बहुत कम था। अगर हम एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, तो उस टाइम एमएस स्वामीनाथन, यहाँ पे लिखा है ये किसके डायरेक्टर थे? आईसीएआर, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन्होंने स्ट्रेस किया कि हमको जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है इंडिया का, इसी को पूरी तरीके से रीओरिएंट करना चाहिए अपनी टॉल वेराइटीज़ के लिए। तो इस रिक्वेस्ट पे, इंडियन ब्रीडर्स की रिक्वेस्ट पे, नॉर्मन ई बोरलॉ जो हैं उनको मैक्सिको से यहाँ पे इनवाइट किया गया, और जो ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। और देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ किया कि एग्रीकल्चर को कन्वर्ट किया गया इंडस्ट्रियल सिस्टम में। ये चीज़ मैंने क्यों कही? क्योंकि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी, हाई यील्डिंग सीड्स तो इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हमने अपनी टेक्निक्स और टूल्स भी चेंज किए। जिस तरीके से इनके लिए हमने सीड्स चेंज किए, फिर हम ट्रैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, फार्मर्स को ट्रैक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की, नए तरह के पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किए, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज़ किए, राइट। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट थी वो फार्मिंग एरियाज़ को इंक्रीज़ करने में लगी रहती थी, और जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो यील्ड उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। तो चलिए अब देखिए कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और इंक्रीज्ड इरिगेशन ने मदद की ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको सीड्स का बताया कि हमारे यहाँ पे टॉल वेराइटीज़ थी, तो हम मैक्सिको की ड्वार्फ वेराइटीज़ यूज़ करना चाहते थे। तो बोरलॉ ने उस टाइम सजेस्ट किया कि आप बिल्कुल ड्वार्फ वेराइटीज़ यूज़ ना करते हुए सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जो हैं उनको यूज़ कीजिए। तो इनका नाम याद रखिए कि उस टाइम कौन सी वेराइटीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एक का नाम है आपका लर्मा राजो, दूसरी वैरायटी का नाम है, ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया सोनारा 64। ये दोनों वैरायटीज़ आपकी वीट की हैं। तो इसके बाद आपका जो वीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मन बोरलॉ को नोबेल प्राइज़ 1970 में मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। अब देखिए इनमें क्या यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे मैं नाम लिख के आपको बताती हूँ। हमने एन लिख रही हूँ तो आप समझ लीजिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हमने यूज़ किए फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, और हमने यूज़ किया, यहाँ पे लिखती हूँ के किसके लिए होता है, पोटाशियम, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। ओके, अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में हमने वो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन थी, जैसे कि आपका एमोनियम सल्फेट। ओके, एमोनियम नाम ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम सल्फेट को यूज़ किया गया, एमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया गया, और आपका एमोनियम नाइट्रेट के साथ यूरिया
जो है वो ज़्यादा यूज़ किया गया। उसके बाद फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जो हैं उसमें अमोनियम फॉस्फेट अगेन, ओके, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यूज़ किया गया, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन शॉर्टकट में लिख रही हूँ, फॉस्फेट यूज़ किया गया। और आपके पोटाशियम जो फर्टिलाइजर्स हैं पोटाशियम सल्फेट वगैरह यूज़ किया गया। अब देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का क्या यूज़ रहता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्लांट ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज करते हैं और फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पेस्टिसाइड्स हम बहुत ज़्यादा उस टाइम यूज़ करने लगे ताकि पेस्ट्स जो हैं वो क्रॉप से दूर रहें। उसके बाद मैंने कहा हमने क्या किया, इम्प्रूव की आपकी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स ताकि जो प्रोडक्टिविटी है लार्जर एरियाज़ की वो इंक्रीज़ हो सके। शॉर्टेज था जो उस टाइम एग्रीकल्चरल लेबर का कि हमको लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि जिस तरीके से हमने ड्वार्फ वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की तो यील्ड ज़्यादा होने लगा, लेबर कम था, तो हम एग्रीकल्चरल टेक्निक्स लेके आए। जैसे हमने वाटर पम्प्स, मतलब एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर दिया, मशीन्स यूज़ की, वाटर पंप्स इंट्रोड्यूस किए, हार्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्सेप्ट लेके आए, लैंड लेवलर्स, वरना लोग अपने हाथ से करते थे, लैंड लेवलर्स आए, आपके पावर ऑपरेटेड ट्रैक्टर्स जो हैं, तो एग्रीकल्चरल टेक्निक आपकी इम्प्रूव हो रही है। आप थ्रेशर्स लेके आ रहे हैं। अब हम देखते हैं थ्रेशर बहुत यूजुअल है, हर किसी के पास, फार्मर्स के पास होते हैं, लेकिन पहले नहीं थे। थ्रेशर्स लेके आए, मैकेनिकल पिकर्स जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस किया। तो आप देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के साथ साथ, हाई वेराइटी सीड्स के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी मैकेनाइज किया। और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन, क्योंकि इस तरह की वेराइटीज़ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इससे पहले हमारा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे, लेकिन हमने एग्रीकल्चर के लिए हाई यील्ड के लिए इरिगेशन को ज़्यादा इम्प्रूव किया, इंक्रीज़ किया। कैसे इंक्रीज़ किया, अब हम इंक्रीज्ड इरिगेशन की बात करेंगे। देखिए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो हमने वेल्स इंट्रोड्यूस की। अब दो तरह की वेल्स इंडिया में होती हैं, यूजुअली पंजाब रीजन में आपको दिखेंगी। एक होती है आपकी डग वेल, एक होती है आपकी ट्यूब वेल। ओके, प्लेन रीजन्स में यूज़ किया जाता है। पंजाब हरियाणा इनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिर इरिगेशन को इम्प्रूव किया, कैनाल्स, जहाँ पे पानी के बड़े कोई रिवर्स जा रहे हैं, रिजर्वायर्स हैं, तो वहाँ से इरिगेशन के लिए कैनाल्स जो हैं वो निकाली गई। और कैनाल उन एरिया में ज़्यादा यूज़ की जाती है जहाँ पे क्लेई सॉइल जो रहता है वो होता है, ताकि वाटर का पर्कुलेशन ना हो। तो ये ज़्यादा गंगा यमुना रीजन और आपका जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ये कैनाल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जहाँ पे कैनाल्स नहीं जा सकती वहाँ पे इरिगेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, रिवर लिफ्ट सिस्टम। कि रिवर लिफ्ट, यहाँ पे कैनाल फ्लो जो है वो इनसफिशेंट है, ये वाटर डायरेक्टली ड्रॉ हम कर रहे हैं, कहाँ से, रिवर से, जहाँ से पास से पानी गुजर रहा है वहाँ से डायरेक्टली हम पानी को लिफ्ट करके लेके आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस जो है साउथ इंडिया में की जाती है। और उसके बाद एक और सिस्टम इरिगेशन हम लेके आए, टैंक्स का सिस्टम। टैंक क्या है, आपके स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं। ओके, इनमें स्टोर करके आप पानी रख सकते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं ये तीनों चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में। अब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन तो आई, लेकिन उसके बाद हमने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी काम किया कि क्या कमियां रह गई थी, वो मैं आगे बताऊंगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस को देखते हुए हमने देखा कि लोग पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कोशिश की कि एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर पाएँ, कि एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो, जो कमियाँ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में रह गई हैं। क्योंकि फर्स्ट रेवोल्यूशन में हम सिर्फ फूड सिक्योरिटी की टेंशन थी हमको कि लोगों को खाना पूरा नहीं होगा, लेकिन अब हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। और लेकिन उसके नुकसान देखें, इन्वायरमेंट पे नुकसान नज़र आए। तो अब हम चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी बचा पाएँ,
इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सकें, जिसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने वो किया, और जो कुछ एरियाज हमारे रह गए जिनको हम फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में कवर नहीं कर पाए, उन एरियाज को भी हम कवर करें। तो यहाँ पे क्या है, इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाइल जनरेटिंग गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्मॉल फार्मर्स। क्योंकि देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि हमने इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज़ की, ट्रैक्टर्स लाए, थ्रेशर्स लाए, लैंड लेवलर्स लाए, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्मॉल फार्मर्स हैं कई बार वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो हाई वैरायटी हाई यील्डिंग सीड्स तो ले आएंगे, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो और किस तरह से उसको लगाना है, यील्ड को संभालना है, इन टेक्निक्स को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है स्मॉल फार्मर्स की वो भी रह पाए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उनको भी नुकसान ना हो, वो सब बैलेंस करते हुए हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, ताकि फूड प्रोडक्शन तो स्केल अप हो, इंक्रीज हो, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी हमारे कंसर्न्स थे किस तरह के, कि एम्प्लॉयमेंट का इशू आ गया, कुछ स्मॉल फार्मर्स को प्रॉब्लम आ गई, वाटर इरिगेशन इश्यूज आ गए, कुछ एरियाज आपके अनटच्ड रह गए, ओके, आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हिल गया। तो ये सब हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में ठीक करना चाहते हैं। अब देखिए अगर कोई बोले कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या ज़रूरत थी, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो हम फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेके आ गए 78 तक उस पर ही डिपेंड नहीं कर सकते। 65% पॉपुलेशन इंडिया की आज भी विलेजेस में रहती है, 70% रूरल पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड को लेकर। ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी मिड 1960s में आई, लेकिन वो उन्हीं एरियाज तक कन्फाइंड रही जो कि वेल इरिगेटेड थे। जहाँ पे इरिगेशन नहीं पहुँच पाया वहाँ पे आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई। जहाँ पे रेन फेड एरियाज थे, जहाँ पे मॉनसून पे लोग डिपेंडेंट थे, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन्स को लेके, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इकोलॉजिकल कॉस्ट, इकोलॉजी आपकी बिगड़ गई, और ग्राउंड वाटर को भी इरिगेशन के चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा पल्यूट और ओवर एक्सप्लॉइट किया, ओके। और उसके बाद हमने देखा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आया, जीएम क्रॉप्स जिनको कहा जाता है, उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो भी शुरू हो गई। तो अब हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी थी कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन से आफ्टर ऑल क्या चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए वैसे हमको पता चला कि हमको वो काम करना है। तो देखिए, ये देखिए BGREI, ये क्या है, ब्रिंगिंग को याद रखिए, इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिखती हूँ ताकि हम थोड़ा स्लोली इसको देखें और आपके दिमाग से ना जाए। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न, ओके। अब BGREI इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब है ग्रीन। देखिए पहले तो जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई वहाँ पे जब हम बेगर्स थे, हम इंपोर्ट करते थे सारा का सारा फूड, हम ग्रेन बाउल बन गए, राइट, ग्लोबल ग्रेन बाउल बन गए और एक्सपोर्ट करने लग गए। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट हमको इतना नहीं दिखा, तो इसलिए BGREI का फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स हमने बोला यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। अब ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने 2010-11 में इंट्रोड्यूस किया। मेन फोकस इसका था उन एरिया में वाटर रिच सोर्सेज जो ईस्टर्न एरियाज हैं हमारे, यहाँ पे लिखती हूँ कौन से, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड आ गया, उड़ीसा, ओके, वेस्ट बंगाल, और आपका ईस्टर्न यूपी जिसको आप बोलते हैं पूर्वांचल, ओके। ये जो 7 स्टेट्स हैं इन पे BGREI ने काम करना शुरू किया। तो BGREI के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो वाटर पोटेंशियल है इन एरिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में हम उसको यूज़ करेंगे ईस्टर्न इंडिया में, जो अभी तक बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है, उसको यूज़ नहीं किया गया। इससे राइस और वीट का प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इम्प्रूव होगा, आपकी एग्रोनॉमी इम्प्रूव होगी, वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्रूव होगी, मतलब हम इम्प्रूव करेंगे ताकि राइस और वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और जितनी भी रिकमेंडेड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस
करवाएंगे। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए BGREI के ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचे। तो ICAR ने इंस्टीट्यूट भी खोले। अब उन इंस्टीट्यूट्स का मैं आपको नाम बताती हूँ। एक है IARI हजारीबाग में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रांची। एक तो आ गया IARI हजारीबाग झारखंड, ओके। दूसरा आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये रांची में खोला गया। तो ये IARI और IAB जो है आपका, ये 2 जगह झारखंड और रांची में खोले गए। दोनों ही मतलब झारखंड है, जैसे झारखंड में हजारीबाग में, ओके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरह सक्सेस बना सकते हैं, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को, इम्पैक्ट इसका आगे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, ताकि एग्रीकल्चरल और पानी का एफिशिएंट यूज़ करके जो जो कमियां फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में रही वो ना करके हम उसको सक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा। तो देखिए, इंक्रीज्ड, यहाँ पे मतलब ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। सपोज हम एक आंसर भी आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है कि उसको कैसे अप्रोच करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम आता है तो हमेशा उसके पॉजिटिव्स भी रहते हैं, नेगेटिव्स भी रहते हैं, और ये चीज़ हमको एज ए एस्पिरेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम आए हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो आपको दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या फ़ायदा हुआ कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, रिमार्केबली बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ। फ्रूट ग्रेन जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा राइज उसके आउटपुट में हमको मिला, और सबसे ज़्यादा वीट और राइस में आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। 55 मिलियन टन अर्ली स्टेज में ये जो प्लान किया गया उसको अचीव किया गया। जब प्लान शुरू में आया तो ही हमने ये चीज़ अचीव कर ली। उसके बाद ये नहीं है कि आपका यील्ड टोटल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पर एकड़ यील्ड जो है वो भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले आपका कितना था, 850 kg पर हेक्टेयर। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ये कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इनक्रेडिबल इंक्रीज मिला आपको, 2281 हेक्टेयर, मतलब 2281 kg पर हेक्टेयर जो है अर्ली स्टेज में ही वीट के यील्ड में हमको इंक्रीज दिखा। दूसरा, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अब हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज हुई। ये कैसे इंक्रीज हुई देखिए, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग जो है कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज हुई, तो लोगों को लेबर चाहिए थी हर काम के लिए, ट्रैक्टर्स ऑपरेट करने के लिए, अगर मशीन्स आए उनको ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए थे, तो नई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही थी। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी आपकी इंक्रीज हुई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जितनी भी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि कुछ सामान आपने लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हम इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गई, ओके। उसके बाद मार्केटिंग जो है वो एक नया फील्ड खुल गया। तो कुछ कुछ नए फील्ड्स इमर्ज हुए जहाँ पे रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई। तो अब फार्मर्स सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे बल्कि प्रॉस्पर भी करने लग गए इस शिफ्ट के बाद, क्योंकि सस्टेनेंस फार्मिंग के बाद फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट होने लगे। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हुई, लेकिन ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी ग्लूमी साइड भी है कि प्रॉब्लम भी लोगों ने यहाँ पे देखी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इरिगेशन कवर जो है वो हर जगह नहीं था। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाई जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी वो अच्छी थी। जहाँ पे इरिगेशन नहीं था वहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होने लग गई, रुकने लग गई, नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पे इवॉल्व नहीं हो पाई, ओके। तो ऊपर से क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम का भी इशू था, लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उन टेक्निक्स को अपनाते। इस वजह से क्या हुआ कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ आने लगी। जो फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच होते गए, जो पुअर फार्मर्स थे वो और पुअर होते गए, लेबर्स और पुअर होते गए और एक्सप्लॉइट होते गए। और इनइक्वालिटी का मतलब है कि अगर हम वीट और राइस पे, सपोज वीट पे स्पेशली फोकस करते हैं, तो जो वीट ग्रोइंग एरियाज थे
वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होने लग गया और बाकी एरिया में नहीं हो रहा था, या जिसको हम मोनोक्रॉपिंग भी बोल सकते कि उनको पता लग गया कि ये वैरायटी बहुत इंक्रीज हो रही है, तो सब हर बाकी चीज़ें छोड़ के वीट ग्रो करने लग गए। और ये जो मैंने कहा कि इनइक्वालिटी है लार्ज और स्मॉल स्केल फार्मर्स के बीच में, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दिखने लग गई आपको फाइनेंशियल स्केल पे भी, जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़। तो पूरे अगर आप इसकी टाइमलाइन देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, अगर हम शुरू करें 1961 में, हम IADP लेके आए, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे टेक्निकली हमने जानना था कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से इंडिया में आएगी। फिर 1966 में हमारा आया HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, खरीफ सीज़न जो है 1960, खरीफ सीज़न ऑफ 1966 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2002 में आपकी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जहाँ पे हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। फिर 2005 और 6 की बात आती है, आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है NHM वो शुरू हो गया, जहाँ पे हमने बोला कि हम सिर्फ वीट राइस क्रॉप से उठ के फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं, उनकी वैरायटीज़ अच्छी वाली इंट्रोड्यूस की, स्पाइसेस जो हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात की गई। और जो मैंने आपको ये बताया BGREI, ये 2010-11 में ये आ गया। तो ये सब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। इस तरह से टाइमलाइन आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या स्कीम्स आती हैं, इनको हम आज डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं जिसमें हम ये स्कीम्स पढ़ेंगे, लेकिन नाम मैंने लिख दिया एक बार के लिए। MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, SMAE, submission on agricultural extension, SMSP, submission on seeds and planting material, SMAM, submission on agriculture mechanization, SMPPQ, ISACS, CES, ISAC, ICAM, NEGPA, गवर्नेंस प्लान है ये। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्कीम्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गई। आई थिंक 15-20 मिनट्स का लेक्चर बनेगा, तो हम उस लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट तभी पढ़ते हैं। अभी के लिए कि क्या थी, पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे, क्या टाइमलाइन रहा, फादर इसका कौन है, किसने पहली बार ये टर्म यूज़ की, इंडिया में हम किसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बट इट हैड अ ग्लूमी साइड टू क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में आप इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, और बॉडी में आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बताएंगे, और कंक्लूजन एक पॉजिटिव तरीके से देंगे, किस तरीके से कि किस तरीके से इससे इम्प्रूवमेंट हुई और ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली फार्मर फ्रेंडली है, और हम और फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आंसर्स आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे एक ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पे आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं रिप्लाई आपको कर दूंगी या वहाँ पे उसको चेक कर दूंगी। ओके, तो ये ज़रूर ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और स्कीम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में